हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। यह हम रिसर्च राइटिंग एंड एथिक्स में पढ़ते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है रिसर्च एथिक्स, यानी हिंदी में इसको अनुसंधान नैतिकता कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, नैतिकता क्या है। व्हाट इज रिसर्च एथिक्स? नियमों का वह ग्रुप है जो हमारे अपने और दूसरे के बिहेवियर के प्रति हमारी अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा, कि वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च कैसे संचालित और प्रसारित किया जाना चाहिए। नियंत्रित करती है यानी कंट्रोल करती है। यह अनुसंधान की जिम्मेदारी से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करती है। ठीक है, अनुसंधान मतलब रिसर्च। अनुसंधान जो मानव विषयों या योगदानकर्ताओं को शामिल करता है, विशिष्ट और बहुमुखी नैतिक, वैध, सांप्रदायिक और प्रशासनिक चिंताओं को जन्म देता है। अब रिसर्च के ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स के अनुसंधान नैतिकता के उद्देश्य, पहला और व्यापक उद्देश्य मानव प्रतिभागियों, उनकी गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा या संरक्षण करना। दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान को इस तरह से निर्देशित किया जाता है जो व्यक्तियों, समूहों और या सभ्यता के कल्याण में सहायता करता है। तीसरा उद्देश्य जोखिम यानी रिस्क को नियंत्रित करना, गोपनीयता की सुरक्षा और सूचित सहमति को प्रगति जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए उनकी नैतिक विश्वसनीयता के लिए यानी क्रेडिबिलिटी के लिए विशेष रिसर्च घटनाओं और योजनाओं का निरीक्षण करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांत, हॉनेस्टी, लाभार्थियों और उत्तरदाताओं के साथ ईमानदार होना, अनुसंधान के निष्कर्षों और पद्धतियों के बारे में ईमानदार होना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितधारकों के साथ ईमानदार होना। इंटीग्रिटी, ईमानदारी सुनिश्चित करना, झूठी अपेक्षाएं न बताएं या झूठे वादे नहीं करना। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षतावाद, प्रायोगिक डिजाइन, डेटा विश्लेषण, डेटा व्याख्या, सहकर्मी समीक्षा, अनुसंधान के अन्य पहलुओं में पूर्वाग्रह से बचाना चाहिए। ठीक है। फिर बेनिफिसेंस यानी लाभ, प्रतिभागियों के लाभों के अधिकतम करें, जो प्रतिभागियों के लाभ हैं उनको अधिकतम करें, संभावित लाभों को अधिकतम करने और उत्तरदाताओं को संभावित नुकसान को कम करने के लिए नैतिक दायित्व। ठीक है। अपकारी प्रजा की रक्षा, मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाना, मानव को होने वाले नुकसान जोखिमों को कम करें, गोपनीयता, स्वायत्तता, गरिमा सुनिश्चित करें। फिर जिम्मेदार प्रकाशन, अनुसंधान या ज्ञान को बढ़ावा देने और आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी से प्रकाशन, कोई डुप्लीकेट प्रकाशन नहीं। गुमनामी की रक्षा, इसका अर्थ है प्रतिभागी को गुमनाम रखना है। इसमें प्रतिभागियों के नाम, जाति या किसी अन्य जानकारी का खुलासा नहीं करना शामिल है जो उनकी पहचान प्रकट कर सकता। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति का अर्थ है कि एक व्यक्ति जानबूझकर, स्वेच्छा से और बुद्धिमानी से एक शोध में भाग लेने के लिए सहमति देता है। सूचित सहमति अनुसंधान में भाग लेने के लिए व्यक्ति के स्वायत्त अधिकार से संबंधित है। प्रतिभागियों के अनुसंधान के उद्देश्य, उनकी भूमिका, लाभ, हानि यदि कोई हो आदि के बारे में सूचित करना। रिसर्च फॉर पर्सन्स रेस्पोंडेंट इट इंक्लूड्स, यानी व्यक्ति प्रतिवादी का साधन इसमें शामिल है। स्वायत्तता, जिसके लिए आवश्यक है कि लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में विचार विमर्श करने में सक्षम हैं, उनके साथ आत्मनिर्णय की उनकी क्षमता के संबंध में व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा विकलांग या कुछ स्वायत्त वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, जिसके लिए आवश्यक है कि जो आश्रित या कमजोर हैं उन्हें नुकसान या दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए। कॉन्फिडेंटलिटी, गोपनीयता। ठीक है। गोपनीयता, जानकारी, कमियों के रिकॉर्ड की रक्षा करना, इसमें जानकारी शामिल है, जैसे इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, पर्पस ऑफ द डिस्कस, प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च, एंटिसिपेटेड एडवांटेजेस, बेनिफिट, हार्म फ्रॉम द रिसर्च इफ एनी, यूज ऑफ रिसर्च, देयर रोल इन रिसर्च, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव,
Avoid discrimination on the basis of age, sex, race, and other factors that are violations of human rights and are not related to the study. ओपननेस, खुलापन, परिणाम, डेटा और अन्य संसाधनों को साझा करने के लिए खुला रहें और उत्साहजनक टिप्पणियों और रचनात्मक प्रतिक्रिया को भी स्वीकार करें। केयरफुलनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के लिए सावधानी और सम्मान, संभावित त्रुटि और पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहें, दूसरे की बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल को श्रेय दें, दूसरे के लेखन का जिक्र करते समय हमेशा भानुयुक्त करें, उनके उनके बारे में उनको क्रेडिट दें, कभी साहित्यिक चोरी ना करें। ठीक है। जस्टिस यानी न्याय, लाभ और बोझ को निष्पक्ष रूप से वितरित करने यानी डिस्ट्रीब्यूट करने, समान व्यवहार करने के लिए और लाभ और बोझ को वितरित करने के तरीके के लिए व्यापक रूप से स्वीकृति मानदंडों के आधार पर अंतर उपचार के लिए कारण देने का दायित्व। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च एथिक्स के। अनुसंधान नैतिकता के लाभ क्या है? अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ावा देती है। यह शोधकर्ता और प्रतिवादी के बीच विश्वास बढ़ाता है। अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। नैतिकता सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। अनुसंधान महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है, जैसे कि सत्यता और त्रुटि से बचना। लिमिटेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान की सीमाएं क्या हैं? भौतिक अखंडता की संभावनाएं, जिसमें प्रयोगात्मक दवाओं और व्यवहार से जुड़े और अध्ययन में उपयोग की जाने वाली अन्य भागीदारी शामिल है। मनोवैज्ञानिक जोखिम, उदाहरण के लिए एक प्रश्नावली शायद एक जोखिम का संकेत दे सकती है यदि वह दर्दनाक घटनाओं या विशेष रूप से दर्दनाक घटनाओं से डरती है। सामाजिक, कानूनी और आर्थिक जोखिम, उदाहरण के लिए यदि किसी अध्ययन के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी अनजाने में जारी की जाती है तो प्रतिभागियों के निर्णय और कलंक के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अवासियों या निवासी समूह संभवतः भेदभाव या कलंक से पीड़ित हो सकते हैं। शोध के कारण बोझ, आमतौर पर अगर उन समूह से सहयोगियों को विशिष्ट बीमारी के लक्षण के समान है, अधिक जोखिम के रूप में पहचाना जाता है। अनुसंधान का शायद प्रचलित स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए समर्पित मानव व वित्तीय राजधानियां समुदाय में अन्य मांग वाली स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं से ध्यान भटका सकती हैं।